नमस्कार मित्रों, कहो किताब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की किताब है बाणभट्ट की आत्मकथा। ये उपन्यास है और उपन्यासकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। मित्रों, यदि हिंदी के संदर्भ में आप अपनी समझ को और बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने समाज, अपनी संस्कृति और राजनीति के संबंध में अपनी जीवन दृष्टि को विकसित करना चाहते हैं, तो ये उपन्यास आप ज़रूर पढ़ें। तो चलिए बात करते हैं उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा पर। बाणभट्ट की आत्मकथा की रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सन 1946 में शांति निकेतन में अपने अध्यापन के दौरान की। इस प्रकार हम देखते हैं वो काल स्वतंत्रता संग्राम के परिणति का काल था और उस स्वाधीनता संग्राम की भावना की गूंज यत्र तत्र हमें इस उपन्यास से गुजरते हुए सुनाई देती है। इस उपन्यास का काल हर्षकालीन 7वीं शताब्दी का काल है। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे और उन्हीं पर आधारित यह उपन्यास है। उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है, यानी बाणभट्ट के ही माध्यम से हम उसकी कथा को सुनते हैं। द्विवेदी जी ने इतिहास के कुछ चर्चित पात्रों का कुछ काल्पनिक पात्रों से संयोजन करा के इस कथा को एक औपन्यासिक कलेवर दिया है। साथ ही साथ इतिहास के कुछ चर्चित पात्रों, तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना को या कहना चाहिए जीवन दृष्टि को हमारे सम्मुख रख के इस उपन्यास को एक प्रामाणिक धरातल भी प्रदान किया है। मित्रों, यदि इस उपन्यास के कलेवर की बात करूं तो कथामुख और उपसंहार के अलावा इसमें 20 अध्याय हैं। कथामुख में ऑस्ट्रिया से आई महिला कैथराइन के माध्यम से लेखक को बाणभट्ट की आत्मकथा की पांडुलिपि मिलने की चर्चा है। अध्याय 1 में हम बाणभट्ट के प्रारंभिक जीवन के बारे में सुनते हैं। किशोरावस्था में घर से भाग जाने तथा नाना विधाओं में संलग्न होने की कथा हमें सुनाई देती है। शुरू में उन्होंने नाट्य मंडली बनाई, कठपुतलियों का नृत्य दिखाया और पुराण वाचन भी किया। तो इस प्रकार द्विवेदी जी बाणभट्ट के प्रारंभिक जीवन का वर्णन करते हैं। आगे के अध्यायों में बाणभट्ट स्थानेश्वर जा रहे हैं, जहाँ पे उन्हें निपुणिका एक दुकान में पान बेचती दिखाई दे रही है। निपुणिका से पुनः मिलकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। निपुणिका उज्जैनी में बाणभट्ट द्वारा बनाई नाट्य मंडली में एक कलाकार थी। वे मन ही मन बाणभट्ट से प्रेम करती थी, परंतु बाणभट्ट के एक बचकाने हास्य की वजह से उन्हें आघात पहुंचता है और वे नाट्य मंडली छोड़कर भाग जाती हैं। उसके बाद बाणभट्ट नाट्य मंडली को तोड़ देते हैं। आज अचानक स्थानेश्वर में निपुणिका को देखकर, जिसे बाणभट्ट न्यूनिया भी कहते हैं, बाणभट्ट को अत्यंत प्रसन्नता होती है। निपुणिका उनसे एक कार्य में सहयोग मांगती है। वे उन्हें बताती है कि स्थानेश्वर की भावी महादेवी यानी देवपुत्र नंदिनी, जिनका वास्तविक नाम चंद्रदीधति भी है, आगे के अध्यायों में बाणभट्ट इन्हें भट्टिनी कहकर संबोधित कर रहे हैं। वे छोटे अंतरपुर में उनकी इच्छा के विरुद्ध बंदिनी हैं। निपुणिका उन्हें वहाँ से निकलवाना चाहती है और इस कार्य में बाणभट्ट का सहयोग मांगती है। बाणभट्ट निपुणिका की सहेली के रूप में अंतःपुर में प्रवेश करते हैं और भट्टिनी को वहाँ से बाहर निकालते हैं। आगे के अध्यायों में निपुणिका व बाणभट्ट भट्टिनी को सुरक्षित स्थानों की तरफ ले जाते दिखाई देते हैं। कुमार कृष्णवर्धन के सुझाव पर बाणभट्ट भट्टिनी को मगध की तरफ ले जाते हैं। रास्ते में एक युद्ध का सामना वे करते हैं और भट्टिनी तथा निपुणिका नदी में कूद जाते हैं। भट्टिनी को बाणभट्ट बचा लेता है, परंतु निपुणिका उस वक्त नहीं मिलती, लेकिन बाद में निपुणिका को भी खोज लिया जाता है। निपुणिका शारीरिक रूप से बहुत अस्वस्थ हो गई है। बाणभट्ट और भट्टिनी मिलकर उसकी सेवा करते हैं।
बाणभट्ट की विद्वता और वाक्पटुता के कारण हर्षवर्धन के दरबार में उन्हें सभासद नियुक्त कर दिया जाता है। इसी दौरान बाणभट्ट की भेंट सुचरिता नामक एक महिला से होती है, जिसका भी बाणभट्ट उद्धार करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं बाणभट्ट अपने व्यक्तिगत स्वार्थों, अपनी इच्छाओं से अलग राष्ट्र प्रेम जो समाज को प्राथमिकता देते यहाँ पर दिखाई देते हैं। आगे स्थानेश्वर के राजदूत के रूप में बाणभट्ट भट्टिनी को स्थानेश्वर लाते हैं और वे वहाँ स्वतंत्र रानी के रूप में निवास करने लगती हैं। आखिरी पृष्ठों की तरफ आते आते उपन्यास में रत्नावली नाटक का मंचन होता है हर्ष के दरबार में, और सफल मंचन के बाद निपुणिका मंच पर ही अपने प्राण त्याग देती है। इस तरह उपन्यास अपनी समाप्ति की तरफ आता है। उपसंहार में द्विवेदी जी ऑस्ट्रिया से आई महिला कैथराइन के पत्र के माध्यम से हमें ये बताते हैं कि बाणभट्ट केवल भारत में ही नहीं होते, और इस उपन्यास को साहित्य के क्षेत्र में एक अभिनव प्रयोग की तरह संबोधित करते हैं। और इस तरह यहाँ पर उपन्यास समाप्त हो जाता है। मित्रों, बाणभट्ट की आत्मकथा स्त्री चेतना, अन्याय, शोषण, जातिवाद के विरुद्ध एक नई जीवन दृष्टि लेकर हमारे बीच में उपस्थित होता है। एक उपन्यास में इतने सारे पक्षों को एक साथ उठाया जाना दुर्लभ है। महामाया भैरवी इस उपन्यास का एक ऐसा पात्र है जिसके माध्यम से द्विवेदी जी स्त्री चेतना, सामाजिक राजनीतिक चेतना पर बहुत मजबूत टिप्पणी करते नजर आते हैं। वे एक सशक्त महिला हैं और एक जगह स्त्री पर अपनी बात रखते हुए, स्त्री चेतना पर अपनी बात रखते हुए महामाया भैरवी इस उपन्यास में कह रही हैं कि नारीहीन तपस्या संसार की भद्दी भूल है। यह धर्म कर्म का विशाल आयोजन, सैन्य संगठन और राज्य व्यवस्थापन सब फेन बुदबुद की भांति विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि नारी का इसमें सहयोग नहीं है। एक और जगह वे कहती हैं कि जब तक तुम पुरुष स्त्री का भेद नहीं भूलते तब तक तुम अधूरे हो, अपूर्ण हो, आसक्त हो। इस प्रकार हम देखते हैं महामाया भैरवी का चरित्र बहुत ही सशक्त है और एक नई जीवन दृष्टि से की तरफ हमें लेकर जाता है। एक जगह जाति व्यवस्था पर प्रहार करते हुए भट्टिनी बाणभट्ट से कहती हैं कि एक जाति दूसरी जाति को मलेच्छ समझती है, एक मनुष्य दूसरे को नीच समझता है। इससे बढ़कर अशांति का कारण और क्या हो सकता है भट्ट। इस प्रकार हम देखते हैं 7वीं शताब्दी के भारत को इस उपन्यास के माध्यम से जब द्विवेदी जी हमारे सम्मुख रखते हैं तो हमें लगता है ये हमारे समय की बात है। और यही एक कालजयी उपन्यास की विशेषता भी है कि वे अपने समय की बात करते करते हर युग की बात करता है। ये टिप्पणियाँ, ये जीवन दृष्टि हमें आज भी प्रासंगिक प्रतीत होती है। बाणभट्ट की आत्मकथा प्रेम की एक जीवन गाथा बनकर भी उभरी है। इसमें प्रेम के विविध स्वरूपों से हम दो चार होते हैं। एक तो बाणभट्ट का वो प्रेम जो अपने व्यक्तिगत इच्छाओं, स्वार्थों से ऊपर उठकर समाज और स्त्री के उद्धार को अपना परम ध्येय समझता है। दूसरी तरफ निपुणिका का वो प्रेम जो सिर्फ देना जानता है और बदले में किसी चीज की कामना नहीं करता। स्त्री सम्मान युक्त प्रेम, जहाँ पर स्त्री के लिए बार बार द्विवेदी जी बाणभट्ट के माध्यम से कहते हैं कि वे स्त्री देह को देव मंदिर के समान मानते हैं। स्त्री सम्मान का प्रतीक बनकर बाणभट्ट की आत्मकथा, यह उपन्यास उभरता है।
साथ में हम देखते हैं ईश्वरीय और भक्तिपूर्ण प्रेम का भी बहुत सुंदर वर्णन इस उपन्यास में हमें मिलता है। भट्टिनी का बाणभट्ट के प्रति प्रेम है, जो उनकी विद्वता और उनके स्वार्थ रहित प्रयासों से और अधिक प्रगाढ़ होता इस उपन्यास के अंदर हमें दिखाई देता है। इसी तरह से यदि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा की बात करें तो वे बेहद अलंकारिक है। सुंदर मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग इस उपन्यास में हुआ है। तत्सम शब्दावली और संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग हमें इस उपन्यास में मिलता है। आज के संदर्भ में कहीं कहीं पर भाषा आपको क्लिष्ट ज़रूर लग सकती है, परंतु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान जब 7वीं शताब्दी के भारत की कथा कहते हैं तो उसी संदर्भ में अपनी भाषा को भी बरतते हैं। विशेषकर स्त्री सौंदर्य का वर्णन करने और प्रकृति का वर्णन करने में उनकी भाषा और कवितामय और विशेषणों से युक्त हो जाती है। मुझे उम्मीद है आप सभी इस उपन्यास को ज़रूर पढ़ेंगे। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई पुस्तक के साथ। कहो किताब में आपका एक बार फिर अभिनंदन और स्वागत करूंगी। तब तक के लिए